नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सी सियासी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट वो है जो अब से थोड़ी देर पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक वीडियो मैसेज इशू किया, तकरीबन 4 मिनट का, जो बात तो कर रहे हैं अपनी पार्टी के फाउंडिंग डे के हवाले से कि कैसे उन्होंने लाहौर से इस पार्टी का आगाज़ किया था, लेकिन साथ ही उनका ये भी उन्होंने कह दिया कि बहुत जल्दी वो इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करेंगे। कब करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया, और फिर इस्लामाबाद में आके धरना देंगे, और वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उन्हें एक अर्ली इलेक्शन जो है, ये एक इलेक्शन की तारीख जो है उन्हें नहीं मिल जाती। जैसे ही इसकी वीडियो हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसका क्लिप भी आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि कैसे वो रहनुमा PMLN के जो और पीपल्स पार्टी के जो अब हुकूमत बना रहे हैं, वो उनका क्या कहना था IMF के प्रोग्राम के हवाले से, क्यों IMF प्रोग्राम के ख़िलाफ़ उनकी एक ख़ास नज़रियाती पोजीशन थी, लेकिन अभी वही IMF के इस प्रोग्राम को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि एहसन इकबाल साहब का क्या कहना था। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? ये हुकूमत सिर्फ IMF से 4 आने लेने के लिए पाकिस्तान के हर मफाद को दाव पे लगाने के लिए तैयार है। जो शराइत नामा इन्होंने IMF के साथ तय किया है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुआशी कत्ल है। आज पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ है। जो भी हुकूमत को 4 आने देगा वो जो मर्जी पाकिस्तान से लिखा कर ले जाए। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्या कहना था IMF के बारे में? पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। हुकूमत स्टेट बैंक के ताबे है, उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक की अब ताबे होंगी। IMF जो है वो वाइसराय बनकर यहाँ पर अपना एजेंट रखे जो मुल्क के मामलात को चलाए। जब आप मईशत दूसरों के हवाले करते हैं, आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी दूसरों के हवाले कर देते हैं। हम पाकिस्तान के मामलात का सौदा नहीं होने देंगे। जब भी हुकूमत आएगी ये पहला काम होगा कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को रिवर्स किया जाए। नैब नहीं पूछ सकता, उनसे FIA नहीं पूछ सकती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि वो जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी गई थी, पहला काम जब उनकी हुकूमत होगी, हुकूमत आए हुए खासे दिन हो गए हैं, पहला काम ये होगा कि उस ऑर्डिनेंस को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस कानून को ख़त्म किया जाएगा, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के कहने पर एक ख़ास किस्म की आज़ादी और ऑटोनॉमी दी गई थी। ये तो PMLN के रहनुमा थे, लेकिन बिलावल जरदारी जो हैं वो भी पीछे नहीं है किसी से। उन्होंने भी IMF के बारे में बड़े शदीद किस्म के ख़तरात का इजहार किया था। PT-IMF डील है, ये अवाम दुश्मन डील है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए। This is a bad deal, this is a wrong deal, it undermines Pakistan's economic sovereignty, it undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. बिलावल जरदारी भुट्टो भी यही समझते थे कि ये एक रॉन्ग डील है, इस डील से निकल जाना चाहिए। अब यही तमाम अहम रहनुमा जो हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी के, वो अब हुकूमत बना चुके हैं, एक मखलूत हुकूमत है। यही मखलूत हुकूमत ये कह रही है कि IMF के साथ जो डील ख़राब कर दी थी तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान और शौकत तरीन ने, उसे वो ठीक करवाएंगे। वो ठीक करवा भी रहे हैं, उसमें $2 बिलियन का उन्होंने इजाफा करवा भी दिया है। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान PMLN के, और किताबें भी लिख चुके हैं इसी हवाले से। उनकी किताब है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड के ऑथर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते भी हैं, कानूनदान हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जनाब आसफ काज़मी साहब जो हैं मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। इसे कैसे अफनान साहब, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक भी लीडर आपका ऐसा नहीं है जिसने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। हमने इनफैक्ट जब देखी तो एक शॉट चलाया है, एक से कई दफ़ा ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अगर हमें है तो इस IMF प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, जो बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने की है वो स्टेट बैंक बिल से रिलेटेड थी, और उसका ऑर्डिनेंस जो है उसका ऑलरेडी, वो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बिल उसका पास हो चुका है फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड सेनेट, तो उसको रिपील करना इतना आसान नहीं है। ज़ाहिर ऑर्डिनेंस को रिपील करना ज़्यादा आसान होता है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को ख़त्म करेंगे, ये जो कानून बनाया है। अच्छा, ये कहा था। अब इसको अभी तो वैसे 2 हफ्ते हुए हैं, हम इसको ज़रूर रिव्यू ज़रूर कर रहे हैं, है डिटर्मिनेशन, हाँ इस पर रिव्यू ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जो मेन IMF का प्रोग्राम है, देखें, हाँ जब 2013 में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो पीपल पार्टी का एक IMF प्रोग्राम जो था वो स्टॉल था या इन प्रोसेस था, ठीक है। उसको फिर हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी
ली और फिर हमने उसको 2 साल चलाया और उसको सक्सेसफुली ख़त्म किया। और फिर हम अपने जो है हमने 3 साल किसी प्रोग्राम में नहीं गए, बल्कि 4 साल किसी प्रोग्राम में नहीं, प्रोग्राम आपने 3 साल का शुरू किया 2013 के इख्तिताम में, और उसको 3 साल चला के आपने 2015 में या मेरा ख्याल है 16 में हमने ख़त्म कर लिया था। मेरा ख्याल है 3 साल का प्रोग्राम रन किया डॉक्टर साहब ने, उसको सक्सेसफुली कंक्लूड किया। ये वाहिद प्रोग्राम था जो एक हुकूमत ने शुरू किया और ख़त्म किया। उन्होंने सितंबर 2013 में उसको शुरू किया और सितंबर 2016 में उन्होंने इसमें ख़त्म किया। ठीक है, तो अब पीपल्स पार्टी का नहीं था, उन्होंने अपना चलाया। उनका नहीं, उनका एक चल रहा था ऑलरेडी, जिसको हमने फिर फर्दर जैसे अभी एक चल रहा था उससे लेके फिर हमने उसको मजीद, इसको तो आपने एक्सटेंड किया 1 साल के। हाँ जी, इसको पैसे भी बढ़ा दिए। हाँ, पैसे बिल्कुल बढ़ा दिए, लेकिन देखिए बात ये है कि जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं आपने उनको देखना है, ठीक है ना, कि आपने कितने पैसे देने, कितने पैसे अंदर आने, ठीक है, आपके मुल्क के। तो ये पहले नहीं पता था आप लोग जब पोजीशंस ले रहे थे? नहीं, हम तो इन देखें, हमने IMF प्रोग्राम ख़त्म किया था, हमने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कर दिए थे कि IMF प्रोग्राम की जरूरत नहीं। पुरानी बात होगी, मैं कह रहा हूँ जब ये 2021 के आखिर में दिसंबर में और जनवरी 2022 में पोजीशन ले रहे थे सारे रहनुमा कि हम इस IMF प्रोग्राम के खिलाफ हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल तो आपको पता ही होते। नहीं देखें, हम लोग इन प्रिंसिपल, हम ये जो स्टेट बैंक वाला मामला है वो तो डिफरेंट है। हम इन प्रिंसिपल नहीं चाहते कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान जाए, लेकिन ज़ाहिर है आपको अपने इकॉनमी के हिसाब से देखना पड़ता है। हम अभी भी ये करेंगे कि हम IMF प्रोग्राम में जाके उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे और अपनी रिजर्व इतने बढ़ा लेंगे कि हमें दोबारा ना जाना पड़े। ये हमें एक और भी मैं इस पर बात ही करना चाहूँगा कि देखें, हमें ये बात समझनी चाहिए कि मसला पीपल पार्टी PMLN या PTI का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। अगर हम पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो हमें इकॉनमी को एक दफ़ा जो सीधे उसके ऊपर डालना पड़ेगा, जिसके अंदर ये वाले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशूज़ हैं ये ना है। और अभी तकरीबन $12 बिलियन हमें चाहिए 1 साल में, जो हमने वापस करने। तो इस प्रोग्राम की वजह से फिर प्लस आपको पता है IMF प्रोग्राम जो है, तो क्या ये कहना सही होगा कि अब आपको एहसास हो गया कि पाकिस्तान के बुनियादी जो चैलेंजेस हैं माशी वो किस किस्म के हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो पहले भी गए थे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ हम पहले भी गए थे IMF प्रोग्राम में, जैसा भी आपने बताया। IMF प्रोग्राम में जाके आप अपने सिस्टम को सही करके आप उधर से निकल आए और फिर आप दोबारा ना जाएं। देखिए, इंडिया सिस्टम ठीक हो गया था पहले, देखिए कई साल नहीं गए ना, उसके बाद तकरीबन 3 साल 4 साल नहीं गया, वरना तो पाकिस्तान तो थ्रू आउट IMF के प्रोग्राम पे ही चलता रहता है। नहीं, आपने प्रोग्राम खत्म किया 2016 में। हाँ, और 2019 तक हम नहीं गए, 3 साल। तो जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट आई तो सब कह रहे थे कि चले जाएं, आपके कई लीडरान हम बिल्कुल देखें इशू वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ इशू कहाँ पे आया। इशू तब आया जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे खड़ा होता है, ठीक। जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम हिलता है तो इकोनॉमी ऊपर हिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया, इकोनॉमी को बहुत डिस्टेबलाइज। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बुनियादी तौर पे अब सेनेटर अफनान का ये कहना है कि 2016 में जब इन्होंने IMF का प्रोग्राम ख़त्म किया था और 2018 में ऐसी सूरत हाल आप लोगों ने पैदा कर दी कि दोबारा पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, वरना इन्होंने पाकिस्तान की मईशत ठीक कर दी थी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है ये बात सुन के कि जब हमें जो मजबूरी थी वो तो ये थी कि 19 अरब का तजारती खसारा, 19 अरब डॉलर्स का तजारती खसारा ये देके गए हुए थे PMLN की गवर्नमेंट। और अशफाक हसन खान साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं और बल्कि हमारे कोई पॉलिसीज़ के इतने हक में नहीं रहे, मैं उनका मजमून फरवरी 2021 में फ्रंट पेज उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि किस तरह से जब 2018 में PMLN की गवर्नमेंट को ये इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने अब इक़्तिदार में नहीं आना, अगले इलेक्शंस में वो कामयाब नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या क्या इक़दाम लिए कि जो कि बिल्कुल ऐसे थे जैसे गड्ढे खोदना या बारूदी सुरंगें या माइन फील्ड ले कर देना। और उन्होंने गिनवाए हैं वो प्रोग्राम्स के, ग्रीन लाइट कर दिया उन्होंने लग्जरी इंपोर्ट्स को बहुत मराद दे के, एक पूरे हिस्से को आबादी के जो है प्रोफेशनल्स को वो टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया एक ख़ास लेवल से नीचे की। और ये जो रुपये की पैरिटी के बारे में जो इनकी पॉलिसी थी, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। लेकिन आपने जो अभी शुरू में अपने प्रोग्राम के जो क्लिप्स दिखाए हैं, मुझे तो बेख्तियार वो शेर याद आ गया। और ये क्योंकि सारे इन्हीं के ये PPP और PMLN के जो अब ये जिसको ये अब काफ़ी सारे दोस्त जो आपके हैं मीडिया में वो भानमती का कुंबा भी कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और ये मीडिया जो है ये हाफजा नहीं छीनने देता। ये अब कह रहे, एक तरफ कह रहे हैं कि स्टेट बैंक वाली तरमीम को हम वापस करेंगे, उधर मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन में कह रहे हैं कि जी नहीं, हम नहीं छेड़ेंगे उसको। उधर हमने तो सब्सिडीज़ दे दी थी और हमने बजट तक कहा था कि बिजली और फ्यूल की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब वो सब्सिडीज़ को वापस लेने की जो है वो बात करके आ रहे हैं। और फिर माशाल्लाह IMF
के बारे में जो इनके तासुरात रहे हैं, हमारी तो चले वो जो सिचुएशन ऐसी थी, ये अब 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम है, उसको उन्होंने बल्कि और ज़्यादा जो है वो 2 अरब और डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने उसमें इजाफा उसका कर दिया है। तो हम जो कर्ज हमें कह रहे हैं बहुत से कर्जों के बोझ में इस हुकूमत को छोड़ गए हैं। हमें तो 80% जो हम कर्जे ले रहे थे वो तो पिछले कर्जों को सर्विस करने में, उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जो है वो पे करने में जो है वो वापस जा रहे थे। तो इससे से आपको अंदाज़ा हो जाता है। और मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी आपके शो पे तो मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि ये मालूम, मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो रातों रात एक मेजॉरिटी को, एक अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया और ये कार्रवाई की गई, इनको तो बेहतर पॉलिटिकली ये सूट करता था कि ये टर्म पूरी होने देते। ये हमारे पे इतना तनकीद करते हैं, वो लोग भूल गए हैं वो सारी चीज़ें, वो लोग भाव भूल गए हैं आटे चीनी वगैरह के। और जो इनके दौर में जब कीमतें आ रही हैं, अब ये देखेंगे इनको, पेट्रोल की, फ्यूल की देखते हैं कितनी देर ये जो हमने प्रोग्राम देके गए थे, ये कहते हैं हम उसको कर देंगे, रद्द कर देंगे और कीमतें बढ़ा देंगे ईंधन की। तो आप देख लें अब इनके सामने ये फंस गए और मेरा ख्याल हल इसमें फौरी इलेक्शन से ही है और वही हमारा मुतालबा है। और इस पे भी गौर कर लेते हैं कि ये फंस गए हैं, ये पाकिस्तान पूरा ही फंस गया है। मेरे साथ रहिए सर, मेरे साथ रहिए, मैं डिस्कशन को एक और डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। अतहक आदमी साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कतई तौर पर ना अदराक है ना सेंसिटिविटी है कि असल जो फंडामेंटल बेसिक इस मईशत के प्रॉब्लम्स जो गुज़िश्ता 25-30 बरस से पैदा हो रहे हैं, जहाँ फंडामेंटल रिफॉर्म्स करनी थी, आपने स्टेट एंटरप्राइजेस को बेचना था, आपने कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी थी, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना था, जो एक कमज़ोर किस्म की डिग्रियाँ यहाँ से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देते हैं उनको आपने ठीक करना था, एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ानी थी, देखना था कि इम्पोर्ट्स की जगह पे किस तरह से पाकिस्तान की करेंसी, हम पाकिस्तानी करेंसी वर्सेस रूबल, पाकिस्तान करेंसीज वर्सेस युआन, पाकिस्तान करेंसी को टर्की के साथ, ईरान के साथ कैसे, ये वो चीज़ें थी जो अगर हम करते जो हमारी करेंसी और इकॉनमी पे, तो वो किसी भी सियासी जमात ने ना की हैं ना कोई करने देता है। जैसे अभी हमने देखा कि रूस हमें 30 से 35% जो है वीट सस्ता, गंदम सस्ता देने को तैयार था, हमें तेल सस्ता देने को तैयार था, और हमारे बहुत बड़ी माशी, तो किस तरह से अमेरिका उसमें कूद पड़ा और अब हम उल्टा माफिया मांगते फिर रहे। तो जो फंडामेंटल मसले हैं उनको ना पीटीआई एड्रेस कर सकती है, ना पीएमएलएन एड्रेस कर सकती है, ना पीपीपी एड्रेस कर सकती है। उस स्टेज तक जब ये कम अज़ कम इकट्ठे होकर, जैसे कि एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक की मईशत की बात की थी, जब तक ये इकट्ठे होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेंगे और एक दूसरे की पतलून उतारने की कोशिश करते रहेंगे, वो मसला हल ही नहीं होने लगा। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या इनको इदराक है, बिल्कुल इदराक है। ये बड़े इंटेलिजेंट हैं। मेरी जितनी भी लीडरशिप है, जितनी भी जमातों की हैं, आप उनसे बात करें, उन सबको पता है। मसला वही आ जाता है जो बीच में पॉलिटिकल मसाइल हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेंस के लिए बयानात दिए जाते हैं। खान साहब हुकूमत में आने से पहले IMF के हवाले से किस किस्म का मौकिफ रखते थे? खौफनाक। जो ही खान साहब की हुकूमत आई, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फौरन ये कहना शुरू कर दिया, ये क्यों नहीं जा रहा IMF के पास, ये मुल्क को तबाह कर देगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो गए IMF के बाद पास, तो उसके बाद किस किस्म के बयान आए वो आपने खुद सुने। उन्होंने रजा बाकर साहब के हवाले से किस किस्म की बातें हुई, उनको वासराय कहा जाता था। अभी रजा बाकर साहब भी वहीं पे हैं, वो बिल भी वहाँ पे है। तो इदराक सबको है, लेकिन मसला ये है कि चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपके इलेक्शंस का सिस्टम हो, EVM की बात होती है, सब जमातों को पता है धांधली होती है, कोई भी हारे वो अपनी हार कबूल नहीं करता, इसलिए कि सिस्टम में मसाइल हैं और इनको इदराक भी है। मसला ये है कि जब ये एक सोच ऐसी रखेंगे कि मिल के चलना है और शॉर्ट टर्म गेंस के लिए नहीं चलना, और वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि आने वाले चंद बरसों के दौरान या अगली एक दहाई के दौरान हम ऐसा देखेंगे कि सारी जमातें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना लेंगी जहां पे आपकी इकॉनमी हो जाए या आपके इंतखाबात हो जाए या जो फंडामेंटल्स ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या जमहूरियत है उसके ऊपर इनका इतफाक हो। वो कभी भी नहीं होगा, इसलिए कि ये समझते हैं अगर कोई हुकूमत 1 साल चलाए, 5 साल चलाए, हल कोई नहीं है किसी के पास। हल देखिए, हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक इस मामले के ऊपर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इकट्ठे काम नहीं करेंगे, इसलिए कि कोई एक ताकत या कोई एक कुव्वत ये नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी कुव्वत हो जो रातों रात हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। इसलिए कि मसाइल इतने गंभीर हैं कि आप एक बंदा उसको लेके नहीं चल सकता। अभी आपने देख लिया, ये जो हुकूमत आ रही थी गुज़िश्ता 3 बरस से थी, इसके बारे में क्या कहा जाता था, 1 पेज 1 पेज 1 पेज। उस 1 पेज के कितने टुकड़े हुए, रातों रात किसी को समझ नहीं आए। अभी जो सिस्टम है ये भी 1 पेज पे है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये पेज भी फट सकता है, ये पेज भी फट जाएगा, नई किताब भी आ जाएगी। तो जब तक एडहॉकिज्म होगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो सबको सोचने की जरूरत है,
सियासी क़यादत के साथ दीगर लोगों को भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा ऑनर्स और उनको भी सोचने की जरूरत। पता नहीं मेरे पास टाइम है प्रोड्यूसर साहब के, मैं अफरान साहब 2 मिनट्स। अफरान साहब, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जिस तरह से 18th अमेंडमेंट के लिए एक कमेटी बैठी थी, उसने ज़्यादती थोड़ी ये की कि उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो क्या फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो 3 बड़ी सियासी जमातें ना, इन्हें इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनानी पड़ेगी ताकि ये उन तमाम मुश्किल फैसलों की जिम्मेदारी लें, वरना ना आपके पास कोई हल है ना, और ज़ाहिर है पॉलिटिक्स भी है, आपको उनको गंदा करना है, उनको आपको गंदा करना है, और पीपल्स पार्टी पता नहीं कब तक आपके साथ है। लेकिन जो मसला अब खड़ा हो गया है मईशत का, जो हम बुरे हालात हैं हमारे, उसका कोई हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक हम कोई मिसाक मईशत टाइप चीज़ नहीं करेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। और ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2010 में, अक्टूबर 2010 में इसका ऐलान किया था मिसाक पाकिस्तान का, कि हम 25 साल का एजेंडा पाकिस्तान का बना लेते हैं। और आपने इस पर किताब भी लिखी, मैंने उसी के ऊपर किताब मेरी जो है वो आई। बात यह है कि जब तक हम इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, होगा ये कि हम एक पॉलिटिकल गेंस के लिए, जैसा कि अभी बात हुई, हम एक दूसरे की शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जो मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान करते रहेंगे, और ये होता रहा है। और देखिए दूसरी और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, उसी के ऊपर इकॉनमी खड़ी होगी। पॉलिटिकल सिस्टम हिलता है, इकॉनमी हिलती है, और उसके साथ फिर आपको सबको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब तक हम इन फंडामेंटल चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम जो है ये इंडेफिनेटली चलती रहेगी। ये प्रॉब्लम इंडेफिनेटली चलती रहेगी। बहुत सही कहा है डॉक्टर अफनान ने, सेनेटर डॉक्टर अफनान ने। इसको मजीद हम आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है कि वक्त एक ऐसा आ गया नाजरीन कि जब हम सबको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत के और हमारी इस पूरी जो ज़िंदगी है, इसको चलाने की जो कॉस्ट है, वो पाकिस्तान का ढांचा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये नून लीग की ये फेलियर PMLN का है, ये फेलियर PTI का है, ये फेलियर एस्टैब्लिशमेंट का है, ये मामला चलेगा नहीं। हमें इन इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, और हम दयानतदारी से, ऑनेस्टी से, सच्चे तरीके से इन इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपको कहा था कि आज पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक मैसेज दिया है। तहरीक इंसाफ की योम तासीस है। बताया जाता है कि 26वां योम तासीस है, क्योंकि 25 अप्रैल 1997 में इस पार्टी की लाहौर से बुनियाद रखी गई थी। और योम तासीस पे पैगाम देते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो इस्लामाबाद का जल्द रुख इख्तियार करेंगे, तारीख नहीं दी, और धरना देंगे जब तक कि उनको इंतखाबात नहीं मिल जाते। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या हैं, सुन लेते हैं। आपने सब ने अपने गली महलों में निकलना है, अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, हकीकी आज़ादी के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि अब एक फैसला कुन वक्त आ गया कि क्या हमें गुलामी करेंगे या फिर एक आज़ाद मुल्क बन के रहेंगे। और उसके लिए कभी भी आज़ादी जद्दोजहद के बगैर नहीं जीती जाती। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा, और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा। अभी सारे तैयारी करें, और आपने फिर इस्लामाबाद आना है, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना है। ये डॉक्टर अफनान, आपको क्या लगता है कि ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर वो इसको रख रहे हैं इलेक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या वो वाकई ही प्लान करते हैं कि इस्लामाबाद में आके बैठ जाएंगे? देखिए, अगर इमरान साहब की हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हो सकता है आ ही जाए। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो आ सकता है आ जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस तरह का जिस तरह का वो चाह रहे हैं रिस्पॉन्स, या उस तरह का रिस्पॉन्स जो है उनको नहीं मिलेगा। और बात ये कि टाइम भी इतना नहीं है ना। देखें, टाइम जो है वो हमारा जो विंडो है, जो इलेक्शन विंडो है, वो स्टार्ट होगा अक्टूबर में और सितंबर में। इन्हीं का आप समझ लें 11 महीने। हमने सुना है कि आपकी पार्टी के अंदर जो ये आपकी मैं 2 चीज़ें सुनी हमने। एक है कि PMLN के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि इलेक्शन डिले नहीं करने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीपल जो मिला के जो सारा सिस्टम है, उनके पास एक स्क्रिप्ट है कि नए आर्मी चीफ की होनी है तैनाती नवंबर में। वो करने के बाद फिर 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इसका मतलब अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन जो है वो कहीं जाके जनवरी या फरवरी 2023 से पहले नहीं हो सकते। ये और बात है कि PMLN के अंदर एक बासर तबका है जो समझता है ये गलत स्ट्रेटजी। ये दोनों बातें आपकी दुरुस्त हैं। अच्छा, देखें, मैं फिर इन्फॉर्म आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों सोच पाई जाती हैं। अब बात यह है कि यहाँ असेंबलियाँ जुलाई में टूटेंगी, अगर नहीं टूटी तो फिर इट विल बी आफ्टर नवंबर, ठीक है ना। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो अभी आज के दिन के हिसाब से ये जो लग रहा है वो यही है कि ये
मामला नवंबर के बाद ही जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने टाइम पे ही होगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी चेंज भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी चेंज भी हो सकती है। सर वनीद, हमने एक बड़ी इन्फॉर्म्ड किस्म की डिबेट इस हवाले से छेड़ दी है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या असेंबलियाँ जून जुलाई में कहीं टूट सकती हैं या असेंबलियाँ फिर नवंबर के बाद टूट सकती हैं। और जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है, जो मैंने आपको सुनाया भी उनका टुकड़ा, आपको क्या समझ आ रही है कि आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है? जी सॉरी, मुझसे मुखातिब है आप? जी बिल्कुल। और कौन बंदा है यहाँ पे, डॉक्टर वलीद साहब? नहीं, वो मुझे शुरू का हिस्सा मैं नहीं सुन सका था जब आप मुखातिब कर रहे थे किस मेहमान को। देखिए जी, लाहौर में ख़ास तौर पे 21 अप्रैल को इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह किया है, बल्कि हलफ भी लिया है वहाँ पे इतने लाखों लोग जो आए हुए थे उनसे, कि हम ये जद्दोजहद जारी रखते हैं जब तक इलेक्शन का जारी रखेंगे, जब तक हमारा मुतालबा है फौरी इंतखाबात, और कोई हल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये गैर फितरी, ये मसनूई किस्म की कार्रवाई जो हुई, जिसके नतीजे में आपने ये देखा, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं ये भी पॉलिटिकल वर्कर है, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ये इनका एजेंडा नहीं था मेरे ख्याल में, इनका ये इस बात पे मेरे ख्याल में इन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है। मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी कर दी जाए। लेकिन अब ये जिस तरह से हो गया है, इसमें उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और आप तवक्को नहीं कर सकते इमरान खान साहब से कि वो ये इस तरह की कोई बात करेंगे कि जिसको ये उर्दू में उसको कहते हैं शेर आया, और इंग्लिश में कहते हैं क्राइंग वुल्फ, कि किसी चीज़ का अंदिया दे के, किसी चीज़ की तंबीह करके या एक ऐलान करके या वार्निंग दे के फिर उससे बैक ऑफ कर जाना, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद आएंगे, वो कॉल देंगे, और फिर जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता वो इस्लामाबाद से नहीं हिलेंगे। मैं वसूख से कह सकता हूँ। तो आप पूछ रहे हैं मेरी पार्टी के क्या इरादे हैं? हमारी पार्टी का वाहिद मुतालबा और अव्वलीन मुतालबा यही है कि फौरी इंतखाबात हों, और उसके साथ साथ फिर आप देख ही रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो फौरी इंतखाबात से क्या मतलब है? अभी आपने सुना डॉक्टर अफनान ने कहा कि बहुत कम भी, अगर बहुत अर्लीस्ट पॉसिबल भी असेंबली टूटी तो कहीं जाके जून जुलाई में टूटेंगी, तो फौरी इंतखाबात से क्या मतलब है? हाँ जी, आई थिंक अगर ये कह रहे हैं कि अगर टूटी तो जून जुलाई में टूटेंगी, तो मेरे ख्याल में ये उसमें फिट कर जाता है उस पिक्चर में। क्योंकि जून जुलाई में देखें, जून जुलाई में जुलाई का मैं नहीं कह सकता, जून में तो अब कितने हफ्ते रह गए हैं बीच। देखना, ईद का 8-10 दिन तो अब ऐसे माइनस कर लें, ये 5-7 दिन आखिरी अशरा रमजान का, बजट तो आ गया ना दरमियान, 8 हफ्ते ईद के। जी तो मेरी अर्ज यही है कि यही जून में, या चलें जुलाई का मतलब अगर समझ लेते हैं कि जैसे ही नया माली साल शुरू होता है, अगर असेंबलियां तोड़ दी जाए और निगरान हुकूमत जो है उसको यहाँ पे मुकर्रर कर दिया जाए, तो और तमाम सूबों में भी और वफाक में भी, तो मेरा अपना ख्याल तो यही है कि ये ऐसी कोई काबिल, हमारा फौरी इंतखाबात के ऐलान का तो मतलब है यस नाउ, हियर एंड नाउ, जिसको आप कभी कह लें आज 25 अप्रैल है तो आप समझ लीजिए 1 मई से शुरू हो जाए सिलसिला। तो 1 मई से अगर हम गिने तो 90 दिन वेरी यूजफुल, वो मई, जून और जुलाई का महीना छोड़ के अगस्त में, मेरे साथ नहीं बुनियादी। बट अगर जून या 1 जुलाई को भी हो जाए, अगर 1 जुलाई को भी असेंबलियां टूट जाएं तो अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर में। नहीं, आपने बड़ा सही कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इट्स एन इंटरेस्टिंग मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के। ऐसा लगता है कि नाना करते करते, नाना चाहते चाहते, कोई बगैर विजिबल डिक्लेरेशन के एक माहौल बन रहा है कि असेंबलियां टूट सकती हैं जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में, और पाकिस्तान सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में एक जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकता है। किस किस्म की एक शक्ल बनने लग गई है, वो इसके खदोखाल बिल्कुल वाजे नहीं है कि ये कैसे होगा। अदर काजी साहब, आपको क्या लगा? मैं एक स्टेटमेंट ऐड करूँ, सॉरी जी प्लीज। ऑफिशियल स्टांस हमारा ये है कि हाँ टाइम पे इलेक्शन होंगे। मैं ये कह रहा हूँ 2 सोचें पाई जा रही हैं पार्टी में। ऑफिशियल स्टैंड आपका है कि टाइम पे से क्या मतलब है? टाइम यानी कि सितंबर नेक्स्ट ईयर, सितंबर आपका है कि सितंबर अक्टूबर 2023 में। लेकिन हमने तो सुना है कि एक प्लान ये है कि जनवरी फरवरी 2023, वो भी हो सकता है, लेकिन वो भी हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त ये स्टांस है कि
टाइम पे इलेक्शन। अच्छा देखिए, इस वक्त अगर आप बजट से पहले इलेक्शन का अनाउंस कर दें तो मेरे ख्याल में ये तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जुल्म होगा। जो लोग जो लोग उनको लेके आए हैं, सारी ताकतें जो उनके सियासी इत्तेहादी हैं, इसलिए कि सारा नजला थोड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क में सियासतदान के साथ सारा नजला नून लीग के ऊपर गिरेगा। इसलिए कि शहबाज शरीफ की कोशिश होगी कि वो एक अच्छा बजट दें अभी, और उस अच्छा बजट क्या होगा मौजूदा हालात में, जिसमें आवाम को कुछ जिस हद तक वो रिलीफ दे सकते हैं वो दें। और कहां से पैदा करेंगे? वो कुछ ना कुछ तो उनको करनी पड़ेगी। कहां से निकालेंगे रिलीफ? मुल्क के वजीर आजम है, वो इतनी बड़ी हुकूमत है, सारी जमातें आपके सामने खुले, रिलीफ कहां से निकालेगा? उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं देंगे तो उनकी तो अगले इंतखाबात में उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। जरदारी साहब ने कहना है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, मिफ्ता वजीर खजाना थे, हम तो स्पीकर थे, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं। तो सदर भी तो बनना चाहते हैं, वो सदर भी बनना चाहते हैं, वो सारी वो पोजीशन लेना चाहते हैं जहां पे अवाम उनकी तरफ उंगली ना उठाए। तो इसमें नजला गिरेगा नून लीग पे। अब इंतखाबात वैसे भी उनके पास तो कोई पॉकेट ही नहीं है पब्लिक ओपिनियन का, ऐसा जो इफेक्ट होता है इलेक्शन से। उनके पास तो सिंध का एक सेफ किस्म का बेस है, उनके पास तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में है ही नहीं। वो देखिए, वो उनकी वही सियासत है ना, उनके पास सिंध का बेस भी है, सिंध का एयरपोर्ट भी है, और वहां से लांचों का अड्डा भी है। वो 2-3 चीजें उनके पास, वो अपने पास वही रखते हैं, तो उनके पास तो वो है। अब मसला ये है कि अर्ली इंतखाबात माहौल बन रहा है इस वक्त। जो सेटअप है वो बाकायदा एक सियासी मनसूबाबंदी के तहत है। कोई मूड नहीं है अर्ली इंतखाबात करवाने का, नहीं अभी कोई मूड नहीं है। जो 25 अप्रैल तक कोई मूड नहीं है किसी का। सब लोग एक पेज के ऊपर एक अहम तैनाती का आपने जिक्र किया, जब तक वो नहीं हो जाती कोई मूड नहीं है किसी का। हाँ, अगर अवामी दबाव पड़ता है, जो खान साहब बात करें, हम आएंगे और हम बैठ जाएंगे, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए कि जब अदालत से फैसला आया उसके बाद बहस इदारों की तरफ चली गई। अगर आपने बहस को इदारों से मोड़ के सियासत की तरफ लाना है ताकि सियासतदान। ये आपने यहाँ आम तैनाती का जिक्र कर दिया, पूरी सड़क, हर सड़क पे, हर गली में, मोहल्ले में। मैं रात को कहीं सुबह सैरी पे गया हुआ था, हर बंदा एक अहम तैनाती की बात कर रहा है कि उससे पहले नहीं हो सकते इलेक्शन। ये कि पाकिस्तान से बाहर अंग्रेजी में ये डिस्कशन शुरू हो जाए कि पाकिस्तान की सारी सियासत एक अहम तैनाती के गिर्द घूमती है, तो पाकिस्तान का क्या इमेज रह जाएगा दुनिया में? देखिए, मैं तो वापडा की बात कर रहा हूँ। लोड शेडिंग का आजकल मसला है। चेयरमैन वापडा तैनात, चेयरमैन वापडा तैनात होने, गर्मियों में आगे लोड शेडिंग का मसला, मैं तो उसकी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। तो इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होने। अच्छा। इलेक्शन तभी होंगे जब अवामी दबाव पड़ेगा, और उसी सिलसिले में आपने देखा कि खान साहब ने फिर वो कह रहे हैं हम कॉल देंगे, हम आके यहाँ पे अगर खान साहब प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो उससे हो सकता है कि कोई एक महकमा ज़राअत के अंदर कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर तब्दीली पैदा हो सकती है। सेनेटर डॉक्टर अफनान, क्या कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी इज द नेट बेनिफिशियरी ऑफ द होल सिचुएशन, और आप लोगों को एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में फंसा दी है? देखिए, इसका जो रिजल्ट है ना, वो तो जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा कि कौन बेनिफिशियरी था और कौन किसने ज़्यादा इसकी कॉस्ट पे की है। मेरा ज़्यादा तौर पर ख्याल ये है कि दो बड़ी सियासी जमातें हैं ना, एक तरफ पीटीआई, एक तरफ पीएमएलएन है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एक रीजनल पार्टी है। वो लेकिन जरदारी साहब का जो उनकी इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो वापस पंजाब में आएंगे, पूरे पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन वो तो सीटें आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, वो भी एक सियासत का हिस्सा है, लेकिन वो आप दे रहे हैं उनको सीटें, 20 सीटें एमपीएस की, 10 एमएनएस की। हम किसी को एज ऑफ टुडे हम किसी को कोई सीट नहीं दे रहे। अच्छा, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, इस पे कोई देखें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, क्या कहते हैं, किसी ने हमसे मांगी है कि वापस आ गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हमसे किसी ने मांगी है, ना हमसे किसी ने मांगी है। टीवी के सारे चैनल जो बता रहे हैं कि 20 से 10 वो क्या, देखिए इस तरह तो नहीं हो सकता ना। क्या कहते हैं, गवर्नर पंजाब नहीं मांगा आपसे? पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा, बहुत सारी बात हुई है उसके अंदर। और पंजाब का स्पीकर, ठीक है, वो चाहते हैं नेशनल असेंबली का स्पीकर ले लिया, बिल्कुल उन्होंने लिया है, वो और भी चाहते हैं, लेकिन ठीक है, उन्होंने हमारी कोalition में हमारे मेजर पार्टनर है, तो ज़ाहिर उनका हक भी बनता है। लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन मैं ये बात बुनियादी तौर पर बता रहा हूँ कि हम अपना पॉलिटिकल ग्राउंड किसी को नहीं देंगे। मैं बुनियादी बात आपको बता, ठीक है, जो हमारा जो एरिया उधर किसी को इस तरह नहीं एंटर होने देंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखें, ये बात जो है ना, ये अभी इसके ऊपर द ज्यूरी इज स्टिल आउट, कि ये जो इमरान खान साहब ने नैरेटिव घुमाया है, ये उनको बड़ा इसका फ़ायदा होगा। ये भी मेरे नज़दीक उनको ये जो नैरेटिव है, इसकी इसकी कॉस्ट भी है, इसकी कॉस्ट भी है, और इसकी एक शेल्फ लाइफ है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये और ये देखें, जो माकियावेली जो है ना, वो इसमें ये कहता है कि जब आप फॉरेन पावर को बाहर से लेके आते हैं, इवेंचुअली इसका नुकसान होता है आपको। इवेंचुअली शायद आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि एक टिपिकल वे वाली मूव है कि आपने लोगों का बिल्कुल ध्यान ही कहीं और कर दिया। आपने लोग, कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा कि जी आपने पिछले 4 साल महंगाई का क्या किया था, कोई नहीं पूछ रहा। ये जो कम से कम इनके सपोर्टर नहीं पूछ, मतलब आपके ऊपर पड़ गई है महंगाई? नहीं, वो हमारे पे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम इनका कैसे नहीं पड़ेगी जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो जब जनरल इलेक्शन होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो आप ये कह सकते हैं। हमारे मुताबिक हम इस वक्त इंशाल्लाह पंजाब में स्वीप कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम हज़ारा में KPK में अच्छी हमारी पोजीशन होगी।
हम जो है वो कराची में अच्छी पोजीशन होगी और बलूचिस्तान में भी हम अपने कोalition पार्टनर्स को करेंगे। इसके लिए कोई बयानिया होगा ना आपका? हमारा बयानिया जब खिदमत है, हम अवाम की खिदमत करेंगे जैसे हमने पहले की है, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। छोटी सी चीज़ एक ऐड कर दूं कि इस हुकूमत में जो गरीबों को पैसे दे रहे हैं शाजिया मरी, वो पीपल्स पार्टी की हैं। जो महंगाई कर रहे नाम भी चेंज कर हैं दिया, और जो महंगाई कर रहे हैं वो मिफ्ता इस्माइल हैं। तो ये बयानिया होगा अगले इंतखाबात में। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि महंगाई कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल और लोगों को रिलीफ दे रही हैं शाजिया मरी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, बात को आगे बढ़ाते हैं। सैयद वलीद इकबाल साहब, आपने ये सुना कि हुकूमत वक्त जो है वो तो डिटरमिन्ड है कि वो तो या तो फिर 2023 के आखिर में इंतखाबात होंगे या उससे पहले होंगे, ताहम आपकी जमात अगर प्रेशर डाले तो तब उसकी सूरत में कोई फ़र्क जो है थोड़ा बहुत पड़ सकता है। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मेरा अपना ख्याल यही है, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपना असेसमेंट और अंदाज़ा बता सकता हूँ कि जितना प्रेशर हम बिल्ड कर लेंगे, और जो कॉल इमरान खान साहब ने दी है सिर्फ इस तरह से दी है कि असूलन दे दी है और कहा है कि जब मैं कॉल दूंगा आप सब ने इस्लामाबाद आना है, और उसके बीच में ये सारी इस भागमती के कुंबे ने अपनी जो कार्रवाई की करनी होगी, ये सब्सिडीज़ को वापस लेने की, जो कि हमने बड़े तरीके से और बाकायदा उसके PSDP से निकाल करके 100 अरब इधर से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट्स को निकाल के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आई थी FBR की, उससे निकाल कर प्रोविंसेस के शेयर से निकाल कर ये जो पॉसिबल किया था, इसको रोल बैक जब करेंगे। और फिर साथ देखें, ये अफनानुल्लाह साहब मेरे फाजिल कॉलीग जो है ये समझ रहे हैं कि ये स्वीप करेंगे पंजाब में और सिंध में इनकी या कराची में इनकी बहुत बेहतर पोजीशन होगी। मैं समझता हूँ ये इनकी खुशफहमी है और खाम ख्याली है, सेल्फ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इस वक्त जिस तरह का नैरेटिव। और खैबर पख्तूनख्वा का भी मैं अर्ज कर दूं कि ये जो अभी राउंड 2 हुआ है लोकल बॉडीज इलेक्शंस का, ये एक ऐसे इलाके हैं जो कि स्ट्रांग होल्ड्स PMLN के थे, जहां पे PTI सक्सेसफुल हो गई है, और वहां PMLN और PPP का नाम ही मिटा हुआ है, वो JUI में और PTI में मुकाबला हुआ है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो एक नैरेटिव मुझे एक और चीज बताएं, जिस तरह से आवाम। वलीद इकबाल साहब, आज एक अहम डेवलपमेंट वो हुई जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुनर्रफ अरकान है पंजाब असेंबली के और नेशनल असेंबली के, उनकी तारीखें रख दी हैं, उनको नोटिस दे दी, उनका फैसला करना है उनका कि वो डिसीट होंगे, क्या होगा। आप चूंकि कानूनदान भी हैं, नेशनल असेंबली वाले तो लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, बिकॉज उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं, वहां तो एलाइज ने ही वोट डाला, उन्होंने तो खिलाफ आपके पार्टी के वोट नहीं डाला। लेकिन पंजाब असेंबली में 24 तहरीक इंसाफ के अरकान ऐसे थे जो PTI के टिकट पर मुंतखब हुए, उन्होंने PTI के खिलाफ हमजा शरीफ साहब को वोट डाला था। आप समझते हैं कि वो अगर डिसीट होंगे तो उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी पंजाब की पॉलिटिक्स? देखें जी, ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि उनकी रेफरेंसेस को इलेक्शन कमीशन अगर टेक अप कर रही है तो उन्होंने क्लियरली आइन का आर्टिकल 63A जो 3-4 मामलों में कहता है कि अगर इसमें आप पार्टी के ऐलान के या पॉलिसी के खिलाफ वोट दें, उसमें आइनी तरमीम है, उसमें बजट है, उसमें अदम एतमाद का वोट है और एतमाद का वोट है। तो ये आखिरी बात जो है एतमाद के वोट वाली, इससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह होता है। और ये अगर 26 लोग और ये उसमें इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे या एक नजरसानी इस हद तक कर सकती है कि प्रोसेस ठीक फॉलो हुआ, क्या ये उन 4 चीज़ों के बीच में आता था जहां उन्होंने खिलाफ वर्जी की, नंबर 1। नंबर 2, क्या उनको मौका दिया गया टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन, ये ड्यू प्रोसेस जिसको कहा जाता है। और अगर ऐसा वाज़ेह हो जाता है तो वो डिसीट हो जाएंगे। और यस, उसके बाद ये आपको आइन में ये भी तकाजा है कि अगर वो एक ये स्विंग वोट जो है, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के अंदर एक फर्क का जो है बाइस बनता है, अगर वो सीटें खाली हो जाती हैं तो फिर कोई भी मेजॉरिटी जो है कमांड नहीं करेगा उस ऐवान की। और अगर कोई मेजॉरिटी उस ऐवान की नहीं कमांड करता तो फिर गवर्नर जो है सूबे का या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यही रुकिए, असेंबली को तोड़ के आम इंतखाबात यही रुकिए। हाँ, बल गवर्नर से तो वो जान छुड़ा लेंगे उतनी देर तक। हमजा शरीफ साहब के लिए एक खास किस्म की तलवार यहाँ पे खतरा है और तलवार लटक रही है उनके सर पे इस पूरी चीज़ के अंदर। 24 हैं PTI के जो एक्चुअली वोट डाल दिया उनके लिए। देखिए, बात ये है कि ये जो है ये तो मामला जो है ये सब जुडिस होगा, ECP में जाएगा, ये डिसीट कराएंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तो ये जब बहुत दूर है मामला मेरा ख्याल है। जो हमजा शरीफ अभी तक हल्फ ही नहीं उठा पा रहे मेरा ख्याल। देखिए, वो तो ये अनफॉर्चुनेट है। हालांकि जब हमारी हुकूमत आई थी, इनकी हुकूमत आई थी, तो हमारे गवर्नर और हमारे सदर थे,
हमने इन सबसे ओथ ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ज़रा ये लोग पॉलिटिक्स को अब इसका होगा क्या? मेरे ख्याल तो खासे दिन गुजर गए नहीं, अब तो यही है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगी, कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगी कि जो है वो कोई और आके ओथ ले, जैसे वज़ीर आज़म का ओथ हुआ उसी तरह ही। पहले तो हुआ था कि चेयरमैन सेनेट ले लेंगे, फिर क्यों नहीं हो सका? क्योंकि प्रेसिडेंट ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया उनको। जब तक प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तब तक वो नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज है आपका गवर्नर और प्रेसिडेंट के दरमियान? नहीं, लेकिन अगर कोर्ट कह देगी कि जाके चेयरमैन ले ले तो फिर मसला हल हो जाएगा। यू बाईपास द प्रेसिडेंट। मैं कुछ बात इस पे इलेक्शन पे करना चाहूँगा। देखें, बात ये है कि पीटीआई की जब हुकूमत थी ना, तब ये 16 में से 13 बाई इलेक्शन हारे हैं, ठीक है। जब लोकल बॉडीज का 16 में से 13 बाई इलेक्शन हारे, बिल्कुल, लेकिन वो ज्यादातर वही लोग थे जो आपकी सीटों पे जीते हुए थे। ठीक है, मैं लोकल बॉडीज का इलेक्शन अपनी कोई सीट हारे, अपनी भी सीटें आ रहे हैं। लोकल पंजाब में इनकी सीटें भी जीती हैं, हार गए, कराची में 6ठे नंबर पे आए। ठीक है, पंजाब में क्या कहते हैं, इन्होंने सीटें आ रही हैं। बात ये है कि पंजाब में इन्होंने कितनी रफीक साहब की सीट जीती है, वो हारे। पीपी मुल्तान PP 206 जो थी मुल्तान में, ठीक है ना। साद रफीक वाली सीट तो साद रफीक जीते हुए, वो तो MNA है इस वक्त। फिर मेरी बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि लोकल बॉडीज का पंजाब में इलेक्शन हुआ, ये तीसरे नंबर पे आए। हमारी पहली पोजीशन थी, दूसरे नंबर पे लोकल बॉडीज का पंजाब में कौन सा इलेक्शन? लोकल बॉडीज कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है ना। फिर जो KPK में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, उसमें 135 सीटों में से 42 सीटें ये लोग जीते। ये सिंपल मेजॉरिटी भी से भी बहुत दूर है ये, जिसको ये कह रहे हैं हमारी बहुत बड़ी फतह है। पेशावर वैली, लेकिन वो उस वक्त का सियासी माहौल था। नहीं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट है, आई एग्री विद यू। हाँ, लेकिन ये इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं करता ना, मतलब ठीक है आप 18, 20, 19, 20, 17, 20 करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए बात ये है कि इवेंचुअली अर्बन एलीट वाला जो वोट है या जो मिडिल अर्बन क्लास है, वो तो आप शायद शिफ्ट कर लें। जिस गरीब आदमी की पिछले 3.5 साल में ऐसी तैसी हुई है, जो आटे में, दालों में, चीनी में, जो बिजली में, जो तेल, वो नहीं भूलते इतने आराम से। उन्हें वो जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन अपना हिसाब। अच्छा, योर लास्ट कमेंट्स, फाइनल कमेंट्स ऑन दिस थिंग। आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल माहौल में तब्दीली आई है या उधर ही हैं लोग खड़े जहां थे पहले? नहीं, तब्दीली तो आई है। आप जलसों में देख लें, आपको वो लोग नजर आते हैं जलसों में जो माजी में कभी भी आपको नजर नहीं आते थे। अब उस तरह के जलसे नहीं होते, उस तरह का डिस्कोर्स भी नहीं है, डिस्कशन भी आप देखें वो भी आगे बढ़ी है। तब्दीली तो आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कुछ क्वार्टर्स हैं वो वहीं पे खड़े हैं। वो अभी भी ये समझते हैं कि जब वो चाहेंगे वो कोई भी तब्दीली ले आएंगे और लोग उसको कबूल कर लेंगे। मेरे ख्याल में अब लोग इतनी आसानी से इस तरह के माहौल को, इस तरह की तब्दीलियों को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, कमिंग टू द इलेक्शन थिंग, आपके ख्याल है कि क्या इतना दबाव, जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि हम आके बैठ जाएंगे, और जाहिर है कि खाली बैठने की बात नहीं, उसके पहले भी बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी। आप समझते हैं कि हम देख रहे हैं कि असेंबलियाँ टूटेंगी कहीं बजट के बाद? देखिए, जिस वक्त असेंबलियाँ पहले तोड़ी थी खान साहब ने, और उस वक्त भी मैंने कहा था एक प्रोग्राम के अंदर, अगर असेंबलियाँ बहाल होती हैं तो बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ चली जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। अभी जो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, अगर माहौल इसी तरह रहा तो बहस डाइवर्ट होती रहेगी इदारों की तरफ। ज़रूरी है रियासत पाकिस्तान के लिए कि हम फ्रेश इलेक्शंस में जाएं, जो भी हुकूमत जीते, जो भी पार्टी जीते वो हुकूमत बनाए और आके हुकूमत करे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह प्रेशर बढ़ता जाएगा इलेक्शंस की तरफ तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वक्त कोई ये कह रहा है कि हमसे गलती हो गई और हम फौरन इलेक्शंस करवा देंगे, ऐसा कोई मूड नहीं है किसी का। मूड उनका यही है कि पूरा 1.5 साल हमने हुकूमत करनी है और दबा के हुकूमत करनी है और उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे। अगर आपने इलेक्शंस जल्दी करवाने हैं तो फिर आपको अवामी दबाव डालना पड़ेगा। और जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इंट्रा कोर्ट अपील में एक फैसला आया है, जिसके नतीजे में पिछले फैसले को सस्पेंड कर दिया गया फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, उसकी क्या इंप्लीकेशन है? देखिए, यकीनन ऑब्वियसली जिस किस्म की तलवार लटक रही थी पीटीआई के ऊपर, अब ये है कि दीगर जो जमातें आप उनकी भी स्क्रूटनी करें। लेकिन ये जो इदारे हैं, कोर्ट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर तनकीद तो होती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये वही इदारे हैं जहां से सबको रिलीफ मिलती है। आज अगर अफान साहब की हुकूमत मेरे और आपके खिलाफ कोई कदम उठाएगी तो हमने इन्हीं इदारों के पास जाना पड़ेगा। तो इनको अगर कोई भी कमजोर करता है, इनको टारगेट करता है, तो वो पाकिस्तान का नुकसान करता है। यही इदारे हैं, इन्हीं से हमने गुजारा करना और यहीं से हमें रिलीफ मिलेगी। वैसे अफनान साहब की पार्टी ने पहले भी कोई इकदाम उठाए नहीं, जहाँ वो तो कहीं और से हो जाते हैं। नहीं, ये भी बड़े जालिम हैं। वक्त हमारा खत्म हुआ। नाज़रीन, की बहस आपने देखी। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब का, सेनेटर डॉक्टर अफनान खान साहब का और असद काज़मी साहब का बहुत शुक्रिया। अभी तक तो जो मखलूत हुकूमत है उसका अज़म यही लगता है कि वो अपनी टर्म मुकम्मल करेंगे। टर्म मुकम्मल करने का मतलब है कि सितंबर अक्टूबर 2023 में कहीं जाके इंतखाबात होंगे। कहा जाता है कि एक प्लान ये भी है कि इंतखाबात जो है वो नवंबर में एक इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, उसके बाद जो है असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है और इंतखाबात जो हैं वो कहीं जनवरी फरवरी में होंगे। तहरीक इंसाफ तो ये चाहेगी कि जून के बजट के बाद ही असम्बलियाँ टूटें और इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में कहीं पर हों। इसी चीज़ की इस वक्त पाकिस्तान में कशमकश है। देखते रहें क्या होता है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।